takes place on inner membrane of mitochondria. यानी सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस जगह पर होगी, तो ये होगी बेसिकली इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर। दूसरा पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले सर जेनेटिक्स खत्म कर दी सर आपने? जेनेटिक्स अभी बेटा कौन सी क्लास में बैठे हैं आप? सर मैं तो यहीं पे। तो मैंने कहा कि टेक्स प्लेस ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या काम है, तो बेसिकली ये रिलीज ऑफ एनर्जी इन NADH एंड FADH2, ठीक है। तो रिलीज ऑफ NADH एंड FADH2 एंड फॉर्म या कन्वर्ट इनटू ATP। तो ये खास बात है कि कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ATP में। एक और बात कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड आर पास टू ऑक्सीजन and form water molecule। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर देखा जाए तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर ये हो कहां पे रही है, किस जगह पे चल रही है, तो इसका जवाब है बेसिकली इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर। दूसरा सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर क्या रहा है, तो इसका काम सिर्फ इतना है कि NADH और FADH2 को कन्वर्ट कर रहा है ये बेसिकली ATP के अंदर। एक और खास बात है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं वो ऑक्सीजन के पास जाएगा और फाइनली वो ऑक्सीजन से ये क्या बना देगा, दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो जो आपने रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन देखते हैं कि ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं या प्लांट इनहेल कर रहा है या प्लांट जो रिलीज कर रहा है, अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है वो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल को बनाने में यूज हो रहा है और वो यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर यह आता है, ये बताइए कि क्या बैक्टीरिया एरोबिक होता है या नहीं होता है? जल्दी से बताइएगा हाँ या ना में, फौरन टाइम बर्बाद मत करिएगा। ये बताइए कि बैक्टीरिया एरोबिक होता है नहीं होता है? सर होता है। एरोबिक होता है। अगर एरोबिक होता है तो डेफिनेट बात है कि ऑक्सीजन का यूज है या नहीं है? यस सर। ऑक्सीजन का यूज है, तो ये बताओ बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नो सर। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ना होने से क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पर होगा या नहीं होगा? तो वो उसकी मेम्ब्रेन पर होता है। कौन सी मेम्ब्रेन पे होगा? तो मैंने कहा कि इन बैक्टीरिया, इन एरोबिक बैक्टीरिया, ETS takes place on प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कहां पर होगा, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होगा एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर। खास बात ये है। यहां तक बातें कुछ समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? अब मैंने कहा कि नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेम्ब्रेन हैव 5 कॉम्प्लेक्सेस। इस मेम्ब्रेन के ऊपर कितने कॉम्प्लेक्सेस होंगे, तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर 5 कॉम्प्लेक्सेस होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए तो मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेकंड है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स थर्ड है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स फोर्थ है और ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की बात करें तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का एक और नाम है, दैट इज एन ATPase या फिर ATP सिंथेटेज।
दैट इज एन एटीपी सिंथेटेज। तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की अगर हम बात करें, दैट इज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने कहा कि इंडिपेंडेंटली वर्क करता है ये, दैट इज इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स काम करेगा इंडिपेंडेंटली? वो है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस, ये मैंने कहा कि वर्क टुगेदर। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन पर, दैट इज एन इनर मेम्ब्रेन पर 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। 5 कॉम्प्लेक्सेस में अगर देखा जाए तो 4 कॉम्प्लेक्सेस एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, 4, ये चारों एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 5वां कॉम्प्लेक्स है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, अगर इसकी बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स अकेला काम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देख लीजिए कि दैट इज अ कॉम्प्लेक्स 1 की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स 1 का मतलब है दैट इज FMN, ये आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज एन FMN NADH dehydrogenase, that is a FMN NADH dehydrogenase. This is the complex 1. इसकी बात करें तो this is the complex 2nd, that is an FADH2, ठीक है, dehydrogenase। और यहां पर मैंने एक और नाम लिखा है कि FADH2 dehydrogenase का एक और भी नाम है, that is a succinate dehydrogenase। That is a succinate dehydrogenase। That is a succinate dehydrogenase, ये FADH2 का नाम है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। कॉम्प्लेक्स थर्ड की अगर बात करें तो दिस इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है। तो दिस इज अ साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ की बात करें तो इसका मतलब है दैट इज अ साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। और यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट बना के एक बात ये लिखी है कि इसमें 2 कॉपर सेंटर होते हैं, यानी 2Cu+2 सेंटर होंगे। यहां तक बातें शायद समझ में आ रही होंगी कि कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं बेसिकली। तो इसके ऊपर कितने कॉम्प्लेक्सेस थे? दैट इज अ कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है दैट इज अ FMN NADH dehydrogenase। कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम है FADH2 dehydrogenase। कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको A1 कर लीजिए, दैट इज एन A1 A3 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये एक अकेला ऐसा एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल में प्रेजेंट काम कर रहा है। किसमें काम कर रहा है ये एंजाइम?
क्रेब्स साइकिल में, दैट इज अ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये इनर मेम्ब्रेन में मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा कोई दूसरा एंजाइम नहीं है जो मेम्ब्रेन में मौजूद हो, ऐसा कोई दूसरा एंजाइम नहीं है क्रेब्स साइकिल का सिवाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक उम्मीद है शायद चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये साइकिल शायद समझ में आसानी से आती नहीं है, या आ जाती है? तो अगर देखा जाए तो अब अगर देखा जाए तो फिलहाल ये मैंने कहा कि दिस इज द साइड है मैट्रिक्स वाली, याद होगा आपको मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का मतलब आपको पता ही है, यहां पर क्रेब्स साइकिल चल रही थी। इसकी बात करें तो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो दिस इज द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये, दिस इज द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये। अब हमें ये पता है कि क्रेब्स साइकिल के अंदर बना था बेसिकली एक बना था, आपको याद है, दैट इज एन NADH, और आपको पता है एक बना था FADH2। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स 1। उसके बाद अगर देखा जाए तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स 2। इसके बाद दिखाया जाए तो ये है बेसिकली कॉम्प्लेक्स 3। और उसके बाद अब अगर दिखाया जाए तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स 4 पर। अब जरा देखते हैं यहां पर कि ये आया आपका NADH। NADH ने यानी जब कॉम्प्लेक्स 1 को अपने कंटेंट दिया है तो देखिए इसने क्या किया, ये NADH प्लस H प्लस है, तो ये कन्वर्ट हुआ आपका NAD प्लस के अंदर। और जब ये कन्वर्ट हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स था बेसिकली FMN। पहले भी बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं कि दिस इज एन कॉम्प्लेक्स 1 का नाम था FMN NAD डिहाइड्रोजिनेज। और यहां से अगर दिखाया जाए तो यहां से 2 प्रोटॉन ये निकले, 2 प्रोटॉन ये निकले, और ये 2 प्रोटॉन चले आए इस साइड में। दिस इज 2 प्रोटॉन यहां आ गए। और अगर देखा जाए तो जब ये 2 प्रोटॉन इधर मूव कर रहे थे तो इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन आए इस तरफ, ये आए इलेक्ट्रॉन यहां पर, और यहां पर ये आए बेसिकली FeS पर, दैट इज एन आयरन सल्फर पर, और इसके बाद ये आया FeS। तो मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन आए पहले FeS के पास, इसके पास से इसके पास गए, और फिर यहां से कॉम्प्लेक्स 2 के पास गए। जब ये कॉम्प्लेक्स 2 के पास गए तो यहां पर था यूबी क्विनोन, दैट इज अ UQ। UQ का मतलब है, यहां मैंने लिख दिया है, UQ का मतलब है दैट इज अ यूबी क्विनोन, दिस इज द यूबी क्विनोन। अब हुआ क्या
कि जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, तो इसने क्या किया कि 2 प्रोटॉन को यहां से लिया, इस तरफ से, दैट इज अ मैट्रिक्स से लिया है, ये मैट्रिक्स से ले लिया, 2 प्रोटॉन लिए और 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, तो यूबीक्विनोन अब रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहां पर अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, हाइड्रोजन आ गए तो इसका मतलब ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया, और जब ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया तो इसने 2 प्रोटॉन को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गए, ये बढ़ गए इलेक्ट्रॉन आगे, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गए, और ये जो इलेक्ट्रॉन आगे गए हैं, ये गए हैं दैट इज अ साइटोक्रोम बी के पास। इसके पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम बी से ये इलेक्ट्रॉन्स गए, दिस इज द आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन आए और इसके पास आए, दिस इज ऑल्सो द यूबीक्विनोन। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो यूबीक्विनोन ने 2 प्रोटॉन को यहां से पकड़ा और यहां पे लिया, दैट इज अ यूबीक्विनोन रिड्यूस फॉर्म में आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन यहां पर आए, जिसकी वजह से हुआ क्या कि फिर से 2 प्रोटॉन इस तरफ आए, और अब अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ बढ़ गए, आगे की तरफ जब ये बढ़े तो दिस इज अ साइटोक्रोम C1 के पास गए, साइटोक्रोम C1 के पास गए, ठीक है, और अगर दिखाया जाए तो ये आए इसके पास, साइटोक्रोम C1 से अगर देखा जाए तो ये आया आपका दैट इज अ साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए साइटोक्रोम पर A3 पर, और अगर देखा जाए तो यहां पर 2 प्रोटॉन, और जो ऑक्सीजन आपने लिया है दैट इज एन O2, तो इसका मैंने हाफ, तो यहां पे मैंने लगा दिया है प्लस का निशान, दैट मीन्स के ये भी और ये दोनों ऐड हुए, जिसकी वजह से फॉर्म हो गया वाटर मॉलिक्यूल, तो ये फॉर्म हो गया वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ये फॉर्म हो गया, और अगर देखा जाए तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन था ये वाला, ये ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो ये वाटर मॉलिक्यूल को बनाने में यूज हुआ है, ये बात मैं पहले भी लिख चुका हूं। एक और चीज है, ये कुछ शायद समझ में आया नहीं आया पता नहीं, अब अगर यहां से देखें हम, तो मैंने कहा कि ये 5वां कॉम्प्लेक्स है जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, दिस इज द F1, दिस इज द F0 पार्टिकल। अब क्या हुआ है, यहां तक उम्मीद है शायद समझ में आया हो, यस सर। अगर नहीं भी आया है तो जरा एक बार फिर से देख लीजिए कि यहां पर अगर देखें तो ये 2 प्रोटॉन आए, ये 2 प्रोटॉन आए, ये 2 प्रोटॉन आए, तो NADH ने कितने प्रोटॉन को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ट्रांसफर किया है, तो अगर देखा जाए तो 6 को ट्रांसफर किया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब 6 को ट्रांसफर किया है तो हुआ क्या कि अब जब यहां से 2 प्रोटॉन ट्रांसफर होगा वापस मैट्रिक्स में, तो उस दौरान एक
एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइन कर जाएगा और बना देगा एटीपी। तो ऑब्वियस बात है कि एक एटीपी इससे बन जाएगा, एक एटीपी इससे बन जाएगा, एक एटीपी इससे बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो ओवरऑल कितने एटीपी फॉर्म हो गए एक एनएडीएच से? तो एक इसने बनाया, एक इसने बनाया, एक इसने बनाया। तो इसका मतलब एक एनएडीएच कितने एटीपी के बराबर हो गया? दैट इज 3 एटीपी के बराबर। क्या ये बात समझ में आई है नहीं आई है? जल्दी बताइए। yes sir. ठीक है। एक सवाल आपसे मैंने पूछा था कि जब याद होगा कल लास्ट टाइम पर कि अगर दो तरीके की शटल थी, एक शटल काम करती थी दैट इज द जीपीएस और एक काम करती थी मैलेट एस्पार्टेट शटल, याद है? मैलेट एस्पार्टेट yes शटल sir. अगर काम करती थी तो 3 एटीपी फॉर्म होते थे, और अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल काम करती थी तो 2 एटीपी फॉर्म होते थे। तो उसकी वजह यह है कि अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल काम कर रही है तो ये रहा मैलेट एस्पार्टेट शटल, और मैलेट एस्पार्टेट शटल इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, ये कॉम्प्लेक्स 1 को देगा मैलेट एस्पार्टेट शटल। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल अगर देता तो ये रहा ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, तो दिस इज द ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की अगर बात करें तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल कॉम्प्लेक्स सेकंड को देगा, और जब अगर सेकंड को देगा इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन इधर ट्रांसफर होंगे, 2 प्रोटॉन इधर ट्रांसफर होंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जीपीएस ने किस कॉम्प्लेक्स को दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन, किसको दिए हैं? तो वो दिए हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स को। जब सेकंड कॉम्प्लेक्स को दिए तो इस सेकंड कॉम्प्लेक्स ने 2 प्रोटॉन इधर ट्रांसफर कर दिए, 2 प्रोटॉन इधर ट्रांसफर कर दिए। जब 2 प्रोटॉन वापस आए तो इसका मतलब एक 2 से 1 एटीपी बना, 2 से 1 एटीपी बना। इसीलिए ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल अगर काम कर रहा है तो सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे, और अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल काम कर रहा है तो 3 एटीपी बनेंगे। उसका जवाब ये है। क्या कुछ समझ में आई बात या नहीं आई है? जल्दी बताइए। yes sir. तो FADH2 भी कॉम्प्लेक्स सेकंड पर ही आता है? हाँ जी, ये खास बात है कि वो वाली बात भी आप समझ लीजिए कि अगर FADH2 इलेक्ट्रॉन देगा तो FADH2 हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा और प्रोटॉन देगा कॉम्प्लेक्स सेकंड को। तो ये कन्वर्ट हुआ FAD+ में, समझ गए? और इसके जो ये प्रोटॉन थे और इलेक्ट्रॉन था ये कॉम्प्लेक्स सेकंड को चला जाएगा। जब ये सेकंड को चला जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि ये 2 इधर ट्रांसफर कर देगा प्रोटॉन, फिर यहां से जब मूव होगा तब 2 प्रोटॉन फिर से ट्रांसफर कर देगा। तो ओवरऑल FADH2 ने 4 प्रोटॉन को ट्रांसफर किया है इन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जब 4 प्रोटॉन को ट्रांसफर किया है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर तो 2 प्रोटॉन जब वापस आएंगे तो फिर एक एटीपी बन जाएगा, 2 प्रोटॉन फिर वापस आएंगे तो फिर से एटीपी बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक FADH2 2 एटीपी फॉर्म कर देगा जबकि एक NADH 3 एटीपी फॉर्म कर देगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बताइए। yes sir. हाँ जी, अगर हो गई है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। yes sir. सर अगर हाँ, क्या कह रही नासिया? सर ये FAS ये जो इलेक्ट्रॉन सर ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जब भी इलेक्ट्रॉन इनसे पास होगा तो वो मैट्रिक्स से प्रोटॉन लेके फिर जी जी, माइटोकॉन्ड्रियल देखो स्पेस में सीधी सी बात ये है कि ये जो बने थे NADH और FADH2 ये बने थे मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स में किस साइकिल के थ्रू बने थे? दैट इज अ क्रेब्स साइकिल के जरिए। तो क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में चल रहा है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में तो चल नहीं रहा है। अब हुआ क्या कि यहां से प्रोटॉन को भेजा गया इस तरफ, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजा गया। जब पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजा गया प्रोटॉन को तो मैट्रिक्स से प्रोटॉन जा रहा है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इसका मतलब यह हुआ कि ये अपहिल की तरफ जा रहा है जिसके अंदर एनर्जी मौजूद है। क्या मौजूद है? एनर्जी। तो ये अपहिल की तरफ गया, फिर से 2 प्रोटॉन अपहिल की तरफ गए, फिर से 2 प्रोटॉन अपहिल की तरफ गए। तो इसका मतलब जब अपहिल की तरफ चले गए तो इसकी वजह से इन पर ज्यादा एनर्जी है। जब ज्यादा एनर्जी है तो ज्यादा एनर्जी से ये वापस कम एनर्जी की तरफ आए तो ये कौन से कॉम्प्लेक्स के थ्रू आएंगे? तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू आएंगे, और कॉम्प्लेक्स 5 का नाम था दैट इज एन ADPase। उसका काम सिर्फ इतना ही है कि जब जब ये 2 प्रोटॉन को
पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से वापस मैट्रिक्स में लेकर आएगा, तो जब जब दो प्रोटॉन पास होंगे, जब जब दो प्रोटॉन, तो एक एटीपी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टर होगा वो वाटर होगा। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने ले लिया इलेक्ट्रॉन को और फाइनली क्या फॉर्म कर दिया, वाटर फॉर्म कर दिया। इसका मतलब फाइनल एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन है। दिस इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई नासिया? यस सर, H हाँ प्लस बोले। का कंसंट्रेशन मैट्रिक्स में ज्यादा होता है, हाँ जी, H प्लस का तो प्रोटॉन का फिर कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होता है मैट्रिक्स में। तो सर अपील कैसे हो जाएगा, फिर तो डाउन हिल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी के साथ वापस उधर भेजा जा रहा है। यहां पर एनर्जी कम थी, यहां पे एनर्जी ज्यादा है, तो इसको हमने कम एनर्जी से ज्यादा वाली एनर्जी की तरफ भेजा है, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ भेजा है, कम से ज्यादा की तरफ। तो उसके लिए ये कॉम्प्लेक्सेस ने काम किया, और कॉम्प्लेक्सेस ने जब काम किया तो मैट्रिक्स से प्रोटॉन को ट्रांसफर कर दिया है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कुछ एनर्जी यूज करते हुए। और वापस जब प्रोटॉन वापस आए मैट्रिक्स में, तो इन्होंने उतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी यहां से इस तरफ जाने में खर्च हुई थी, उतनी एनर्जी दोबारा से रिलीज की। और जब रिलीज की तो वो एनर्जी ट्रैप हो गई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब भी नहीं आई बात समझ? सर आ गई, हाँ, क्या कह रही है बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा? आ गया समझ में। हो गया, ठीक है। चलिए, यहां पर मैंने लिखा है दैट इज एन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। दिस इज एन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो व्हाट इज अ फॉस्फोराइलेशन? फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है? तो दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, NADH या फिर FADH2, ये सब का फॉर्मेशन कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है प्लस लॉस ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं हो रही? तो ऑक्सीडेशन की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन हो पा रहा है, इस वजह से इस स्टेप का क्या नाम दे दिया हमने, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए। यस सर। और तो सर फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब हुआ, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और NADPH। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है ये बात? अब एक और चीज समझिए यहां पर, मैंने कहा कि इन प्रोकैरियोटिक सेल, in prokaryotic cell, shuttles are absent। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या एब्सेंट होगा, शटल एब्सेंट होगा। समझ में बात आ रही है? जब शटल एब्सेंट है, दैट मींस कि यहां पर ऑलवेज फॉर्म 38 एटीपी। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर हमेशा कितने एटीपी फॉर्म होंगे? हाँ जी, हमेशा कितने फॉर्म होंगे, दैट इज अ 38 एटीपी फॉर्म होगा बैक्टीरिया के अंदर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है? सर क्योंकि शटल क्या होता है? शटल कल बताया था आपको, एक बताया था मैंने, मैलेट एस्पार्टेट शटल, याद है? एक था ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, नहीं पता? सर वो कल क्लास नहीं करी थी। ओके, तो वीडियो में लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर दिया था ऊपर, तो उसको एक बार देख लीजिएगा तो वहां से पता चल जाएगा। तो दैट इज अ मैलेट एस्पार्टेट शटल। बाकी लोगों को तो पता होगा। यस सर। ठीक है, मैलेट एस्पार्टेट शटल है और दिस इज द ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है। लेकिन ये दोनों शटल एब्सेंट होता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर,
ठीक है, एब्सेंट होगा, मस्ट है ये बात। और इसीलिए बैक्टीरिया में हमेशा कितने एटीपी फॉर्म होंगे, दैट इज 38 एटीपी फॉर्म हो जाएंगे। सर तो ग्लाइकोलिसिस जो मतलब वो तो साइटोप्लाज्म में होती है, तो वहाँ पे जो NADH फॉर्म होते हैं उनका कैसे कन्वर्जन होता है? दोबारा बताइए क्या नाम है मरियम? हाँ, क्या कह रही हैं, सुन नहीं पाया मैं आपकी बात। सर ये जो अभी हमने पढ़ा ये तो ये होता है कि क्रेब साइकिल मैट्रिक्स में होती है, तो ऐसे चल रहा है ठीक है, सिस्टम ठीक है, ठीक है, कन्वर्जन का। मैं पूछ ठीक रही है। हूँ सर, ग्लाइकोलिसिस तो उसमें होती है साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ पे जी। जो 2 NADH बनते हैं उनका कैसे कन्वर्जन होता है? उनका कैसे कन्वर्जन होगा?